करते हैं यूनिट 2 संविधान सभा की। संविधान सभा संविधान सभा की बात करने से पहले हमें संविधान सभा में संविधान सभा के निर्माण को देखना पड़ेगा। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा के निर्माण से पूर्व संविधान के निर्माण की बात चलने लग गई थी। जैसे 1921, 1924, 1923 के समथिंग जो भी आंदोलन हो रहे थे, उस समय कहीं न कहीं आंदोलनकारियों के मन में एक संविधान के निर्माण की बात चलने लग गई थी। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन में भी कहीं न कहीं लोगों ने एक भावी संविधान की बात करी। वहीं उसके बाद में संविधान निर्माण तो होना था, लेकिन कैसा होगा, कौन करेगा? तो जब स्वाधीनता की मांग उठी, कैसी स्वाधीनता? पूर्ण स्वराज्य, यानी कि संप्रभुता, यानी कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते, किसी भी प्रकार से हम किसी के अधीन नहीं रहना चाहते। तो जब पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो खुद का संविधान हम खुद लिखेंगे, और खुद का संविधान खुद लिखेंगे तो उसके लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह संविधान सभा की आवश्यकता होगी, तो उसका निर्माण कैसे होगा, कौन करेगा, किस आधार पे होगा? तो इस विषय में बातें उठने लग गई थी। संविधान सभा का निर्माण 1934 में वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा सर्वप्रथम एक संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई, या ये कहें कि मांग उठाई गई। इस मांग को 1935 में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक रूप से मांग अपने अधिवेशनों में लागू कर दिया और सरकार के सामने आधिकारिक रूप से मांग को रख दिया कि हमें भाई एक हमारी अपनी संविधान सभा चाहिए। हमें अपने संविधान के निर्माण के लिए हमारी अपनी ऐसी संविधान सभा चाहिए जिसमें कि किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ना हो। आगे चलकर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से घोषणा की कि हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, और वह जो संविधान सभा होगी वह बाहरी हस्तक्षेप से, जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की कि बाहरी हस्तक्षेप को किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की, यह घोषणा कांग्रेस की तरफ से एक आधिकारिक घोषणा थी, इसलिए इसे अंग्रेज सरकार ने कहीं न कहीं सरकार के जो नियम थे या कानून थे उन पर इसका प्रभाव पड़ा। और जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, तो इस अगस्त प्रस्ताव में जो शर्तें थी या जो नियम थे या जो घोषणाएं थी, उन घोषणाओं में कहीं न कहीं जवाहरलाल नेहरू की जो घोषणा थी संप्रभुता की, वह घोषणा यहां पर दिखाई देने लगी। इसके पश्चात 1942 में स्टेफोर क्रिप्स, जो कि ब्रिटेन की जो सरकार थी, उस सरकार के एक मंत्री थे, कैबिनेट के एक मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री स्टेफोर क्रिप्स, जिनको भारत भेजा। वे भारत आए 1942 में और कुछ प्रस्ताव लाए। उन प्रस्तावों पर मुख्यतः सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि वे भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए थे, लेकिन इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया और इसे अस्वीकार कर दिया। कारण था क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वह पूरी तरह से दो देशों के निर्माण पर आधारित थी। मतलब ये कह सकते हैं कि दो देशों के निर्माण चाहती थी, या एक अलग पाकिस्तान का निर्माण का विचार रखती थी। इसलिए उसने इस प्रस्ताव को उसने माना नहीं, अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर भी स्टेफोर क्रिप्स ने कुछ नियमों पर या कुछ शर्तों पर इसको राजी कर लिया था, मुस्लिम लीग को। आगे चलकर बहुत सारे समझौते हुए, जैसे शिमला समझौता हुआ, बहुत सारी चीजें भी हुई, लेकिन वो एक ऐतिहासिक बातें हैं। आगे चलकर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन के तहत, उसकी योजनाओं के तहत भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना था, जिसकी संख्या जो थी वह 390 होनी थी। एक संविधान सभा का निर्माण किया जाना था जिसकी जनसंख्या जिसकी
संख्या कितनी होनी थी, विधानसभा की जो जनसंख्या, इसकी जो सीटों की संख्या होनी थी वह 389 होनी थी। इस प्रकार से 389 संख्या के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। ये जो जनसंख्या, ये जो संख्या थी सीटों की, यह अलग अलग थी। यह एक ही क्षेत्र से या एक ही तरह से इसे चुना जाना नहीं था। इसमें जो जनसंख्या थी उसके चुनाव में कुल 4 आधार बनाए गए थे। जैसे कि पहला जो इसका आधार था वह था, तो इनमें से 296 जो थे, 296 जो थी यह ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे। वहीं यदि हम बात करें 93 जो जनसंख्या 93 सीटें थी, यह सीटें जो थी देसी रियासतों से चुनी जानी थी। देसी रियासतों से चुनी जानी थी। ये जो 296 है, इनमें से भी 2 पार्टीशन थे। जैसे कि 292 जो थे यह मुख्यतः जो ब्रिटिश, ये कहे कि मुख्यतः जो ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत, जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो थी सीटें थी, उन्हें चुना जाना था गवर्नर के अधीन। और ये जो 4 सीटें थी यह 11 गवर्नर प्रांतों से चुनी जानी थी। 11 गवर्नर प्रांतों से चुनी जानी थी। इस प्रकार से 296 सीटें चुनी जानी थी। वहीं 93 सीटें देसी राजाओं या देसी जो रियासतें थी, जो स्वतंत्र होना चाहती थी या कहीं ना कहीं उनका अपना एक वजूद था उस समय पर जब भारत आजाद हुआ था, जो कि एक रियासत के रूप में थी और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंग्रेजों के अधीन थी। तो इन रियासतों से 93 सीटें चुनी जानी थी। सीटों के चुने जाने का जो आधार था यह अलग अलग था। जैसे कि इसमें कुछ संख्या निर्धारित की गई थी कि एक सीट जो थी वह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट को चुना जाना था। लगभग ऐसा उस समय माना गया था। वहीं यह जो चुनाव था यह जनता के द्वारा ना होकर यह एकल मत या हस्तांतरण जो आनुपातिक पद्धति है उसके तहत किया जाना था। कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें जो देसी राजा थे ये, इनमें ऐसा था कि ये जिन्हें भी चाहेंगे उन्हें सीट पर नियुक्त कर देंगे। अर्थात कि यहाँ पर चुनाव राजाओं की मर्जी से होना था। ठीक है। उसके बाद में कुछ जो गवर्नर प्रांत थे वहां की जो चुनाव की व्यवस्था थी वे अलग अलग थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वे एक लचीलेपन पे हुए थे। आधे तो चुने गए थे और आधों को नियुक्त किया गया था। अर्थात कि पूरी तरह से चुनावों के आधार पर ये सीटों की जो रूपरेखा है यह नहीं बनी थी। तो इस तरह से 389 सीटें प्रस्तावित की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब चुनाव हुआ, चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में चुनाव प्रारंभ हुआ। और चुनाव प्रारंभ हुआ तो ये जो 296 सीटें थी, इन 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली। 208 सीटें कांग्रेस को मिली और जो मुस्लिम लीग थी वह 73 पर ही रुक गई। उन्हें केवल इतनी सीटें मिली, बहुत कम सीटें कह सकते हैं। और कांग्रेस ने जो बहुमत का आंकड़ा था वह पार कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग को लगा कि वैसे तो ये अलग देश के पक्ष में थे और शुरू से प्रारंभ से रहमत अली के द्वारा जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया था 1906-1905 में, जैसे ही बंगाल विभाजन के बाद जैसे ही ढाका में मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था, गठन हुआ, तभी से ये एक देश के रूप में कहीं न कहीं विभाजन की इनके अंदर खिचड़ी पक ही रही थी। आगे चलकर ये खिचड़ी और मजबूत होती गई। 1909 और 1919 में जैसे ही इनको एक अलग चुनाव या ये कहें कि अलग सीटों के बंटवारे की बात कही गई, या ये कहें कि इन्हें अलग तरीके से इनके लिए प्रावधान किए गए, जनसंख्या या धार्मिक आधार पर जो प्रावधान किए गए, वे प्रावधानों के तहत एक अलग देश की कहीं न कहीं इनमें प्रारंभ से ही चलना प्रारंभ हो गई थी कि बनाना है। आगे चलकर यह बल और मजबूत होता गया और लगभग 1940 में यह फाइनल हो गया। 1939 में यह फाइनल हो गया था कि पाकिस्तान नाम से एक अलग देश हमें बनाना ही है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें बनाना था और साथ ही इनको सीट भी कम ही मिली थी। तो जो मुस्लिम लीग थी इसने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। चुनाव का बहिष्कार कर दिया और ये अलग होना भारत से, या ये कहें कि जो संविधान सभा बननी थी उससे अलग होने की इन्होंने घोषणा की कि हम इससे अलग होंगे।
जैसे कि हमने देखा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी इन्होंने मनाया था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई थी। खैर वो जो भी बातें हैं, इस तरह से चुनावों में इन्हें सीटें मिली। जो देसी रियासत थी, ये देसी रियासतों में किसी को भी सीट या नियुक्त किया ही नहीं गया, क्योंकि देसी रियासत के जो राजा थे ये भारतीय संविधान सभा में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। तो इस तरह से 208 और 73 पर ही चुनाव सही से हो पाए थे। अब बात करते हैं संविधान सभा के निर्माण की। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और इस बैठक में मुस्लिम लीग जो थी वह सम्मिलित नहीं हुई। परिणाम स्वरूप फ्रांस में जैसे हुआ था उसी आधार पर जो सबसे बैठक में उपस्थित सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य या अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई वापस, और उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और साथ ही मुखर्जी और कृष्णामाचारी, इनको दो को H.C. मुखर्जी और कृष्णामाचारी, इन दो को उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा के एक अध्यक्ष जो स्थायी थे और दो उपाध्यक्ष थे, दो स्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे। इस बैठक में जो शामिल हुए थे वह उनकी संख्या लगभग 211 थी। 211 सदस्य बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी संविधान की एक झलक थी, उसका एक दर्शन था, या ये कहें कि भारत की जो जनता थी या जनता के जो भाव थे वे भाव उसमें समाहित थे। आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और आगे चलकर कुछ परिवर्तनों के साथ ही इस उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, और यही भारत की प्रस्तावना बना, जिसे हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमें हम सब। तो इस प्रकार की भारत की प्रस्तावना बनी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था वही भारत की प्रस्तावना आगे चलकर बनी। 22 जनवरी के बाद में आगे संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, लेकिन कुछ कार्य थे और साथ ही संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियों का गठन भी किया जाना था, जैसे कि झंडा समिति, प्रारूप समिति, या ये कहे कि संघ संविधान समिति, रियासत समिति, या प्रांत समिति, या मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया। समितियों में अलग अलग सदस्य रखे गए और अलग अलग इनकी संख्या रखी गई। तो इनमें से मुख्य हम अगर संविधान की बात करें तो संविधान के लिए प्रारूप समिति को ज्यादा ये कह सकते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रारूप समिति। प्रारूप, भारत स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेज सरकार द्वारा पारित किया गया। इसमें भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में चिन्हांकित किया, साथ ही भारत का विभाजन भी किया गया। भारत को दो स्वतंत्र देशों के रूप में बांट दिया गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। तो इसमें कुछ प्रावधान थे जो संविधान सभा पर लागू होते थे। उसमें कहा गया था कि प्रत्येक जो डोमिनियन स्टेट था, ये कहे कि प्रत्येक जो अधिराज्य था उसके लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन का प्रावधान था, जिसमें अपने अपने संविधान के लिए आप अपनी अपनी मर्जी से संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग जनसंख्या निर्धारित की गई थी। ऐसे में भारत के लिए अलग संविधान सभा, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा। तो भारत शासन अधिनियम
भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को कुछ शक्तियां दी गई, जैसे कि जो पहले से नियम लागू थे, जैसे कि जो पहले से नियम लागू थे उन नियमों में परिवर्तन करना, उन नियमों को खत्म करना या नए नियम बनाना, नए नियमों को बनाना, साथ ही नए नियम लागू करना, पुराने नियमों को खत्म करना। तो इस प्रकार से संविधान सभा को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ परिवर्तन भी किया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ चीज ऐसी थी जो कि भारत की जनता के भावी उद्देश्य को प्रकट करती थी। जैसे कि हम देखें, इसके शब्दों को देखते हैं, प्रस्तावना के शब्दों को देखते हैं। हम भारत कर ले भारत, हमारी प्रस्तावना इस प्रकार से, जिसमें कुछ परिवर्तन 1946 और 1942 और 1943 के तहत कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। इसमें हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये समाजवादी जो शब्द है ये बाद में जोड़ा गया है, समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है इसे भी बाद में लाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता बढ़ाने के लिए या समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राप्त करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, इस प्रकार से हमारी प्रस्तावना है। अब इसके जो शब्द देखते हैं, हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य होता है कि जो संविधान का मूल स्रोत है, या ये कहे कि संविधान का जो पूरा जो ताकत है, शक्ति है, वह शक्ति हम भारत के लोग अर्थात भारत की जो जनता है वह है। यानी कि संविधान का निर्माण किसने किया है? भारत की जनता के द्वारा। संविधान शक्ति कहां से प्राप्त करता है? तो संविधान शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है, जो सामूहिक रूप से जाति, धर्म, लिंग और भेदभाव सभी चीजों को त्याग कर भारत की जो जनता है, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक समुदाय से या प्रत्येक व्यक्ति से संविधान शक्ति प्राप्त करता है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि पूरी तरह से ताकतवर, पूरी तरह से क्षमतावान, पूरी तरह से समतावान और सक्षम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि उसके अंदर पूरी ताकत है अपने देश को संचालित करने की, नियम लागू करने की, कानून बनाने की, कानूनों को निरस्त करने की, अर्थात हमें किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की कोई भी गुंजाइश को सहन नहीं करना है, या किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप हमारे अंदर या हमारी शासन व्यवस्था में नहीं किया जा सकता। इस तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का अर्थ किसी जाति से नहीं है। यहाँ समाजवाद का अर्थ होता है कि जो आर्थिक गतिविधियों के, जो आर्थिक क्रियाओं के जो साधन है, उन पर पूर्णतः किनका अधिकार होगा? राज्य का होगा। आर्थिक क्रिया के संसाधन जो होंगे वो राज्य के अधीन होंगे, अर्थात राज्य, कौन सा राज्य? हम भारत के लोग, अर्थात कि भारत की जनता के अधीन होंगे, अर्थात भारत की जनता के अधीन होंगे, गरीब और अमीर बराबर होंगे। यह अर्थ होता है समाजवादी का, समाजवाद या समाजवादी का। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है यानी कि किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ, किसी भी मत या किसी भी मजहब या किसी भी धर्म को संविधान अपनाएगा नहीं या अपना नहीं मानेगा, बल्कि इसका अर्थ यह होता है, लेकिन हमारा संविधान इसका एक व्यापक अर्थ में ग्रहण करता है कि पंथ निरपेक्ष अर्थात हमारा व्यक्तिगत या राष्ट्र धर्म कुछ भी ना होगा, कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं होगा,
बल्कि भारत में जितने भी धर्म है, जितने भी मत है, जितने भी पंथ है, सभी पंथ को समान रूप से अधिकार देगा, मान्यताएं देगा और उन्हें अपने विकास के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए अधिकार देगा। भारत का राष्ट्रीय धर्म कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष या इसे हम धर्मनिरपेक्ष भी लिख सकते हैं, अर्थात हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भारत का राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, तो हमें ये चीजें या फलानी चीजों पर हमारा पहले हक होगा। नहीं, भारत की प्रत्येक जनता या प्रत्येक व्यक्ति का भारत के स्त्रोतों पर, भारत के आर्थिक संसाधन, सामाजिक और धार्मिक चीजों पर बराबर का अधिकार होगा। तो इस तरह से पंथ निरपेक्ष को परिभाषित किया गया। साथ में लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहाँ पर दो शब्द है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों के द्वारा चुने गए एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के प्रत्येक वर्ष चुने जाने के बाद में बनेगी, या प्रत्येक 5 वर्ष या 10 वर्ष के अंतराल में चुने जाने के बाद बनती है, तो उसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। लेकिन गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है कि जिस राज्य का या जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर एक होता है प्रधानमंत्री, वर्तमान में मोदी जी हैं, मोदी जी, और एक होता है राष्ट्रपति। अब हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। जबकि हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके संचालन के लिए या जो सरकार है उसका मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री। इस तरह से शासन व्यवस्था जो भी है पूरी तरह से संचालित होती है प्रधानमंत्री के द्वारा, और ये हमारे देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वह है राष्ट्रपति। इस तरह से जो प्रधानमंत्री है यह जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा। प्रधानमंत्री जनता द्वारा कैसे चुना जाता है? सांसदों को जनता प्रत्येक रूप से चुनती है और सांसद दल का जो मुखिया होता है वही होता है प्रधानमंत्री। तो इस तरह से प्रधानमंत्री को जनता चुनती है। लेकिन राष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति को भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुनती है। कैसे? विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जिन्हें विधायक कहा जाता है उन्हें जनता चुनती है प्रत्येक रूप से वोट डालकर। सांसदों को जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर, और सांसद और विधायक मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो इस तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसीलिए हमारे प्रस्तावना में कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ दोनों शब्द आएंगे क्योंकि यहाँ सरकार भी है, प्रधानमंत्री भी है और राष्ट्रपति भी है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे चलते हैं। उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को? भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है, जैसे कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में एट्रोसिटी एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति जनजाति या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 आदि अधिनियम बनाए गए हैं जो कि जो पिछड़े SC ST महिला और जो ये कहें कि जो बच्चे हैं या विकलांग हैं उन चीजों के लिए भी, उनके लिए भी यहाँ पर सामाजिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल की जा सकती है कि सामाजिक रूप से संविधान के तहत या सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार
नहीं करेगी। और जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वह उसका भी कहीं ना कहीं तात्पर्य सामाजिक रूप से ही लिया जाता है। सामाजिक पिछड़ापन जो होता है, सामाजिक पिछड़ापन को उभारने के लिए या उसे बराबर लाने के लिए ही कुछ विशेष उपबंध किए जाते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना से ही संविधान कहीं न कहीं आदर्श प्राप्त करता है। आगे चलकर आर्थिक न्याय की बात आती है। वर्तमान समय में केंद्र और राज्य के द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जाता है। उन योजनाओं में बहुत सारी योजनाएं फ्री की होती है, जैसे कि कुछ चीज फ्री देना, राशन फ्री देना आदि चीजें। आर्थिक न्याय का तात्पर्य होता है कि अमीर केवल अमीर नहीं रहेगा, गरीब केवल गरीब नहीं रहेगा। अगर कोई गरीब है तो अमीर से ज्यादा टैक्स लेकर सरकार गरीब को मुफ्त में राशन भी देती है। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक न्याय भी है। अगर मान लिया जाए कि कोई समुदाय गरीब है या कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे गरीबी से निकालने के लिए उसे कुछ छूट दी जाती है, जैसे कुछ सब्सिडियां दी जाती है। तो आदि चीजें आर्थिक न्याय के अंतर्गत आती है। वहीं बात करें हम राजनीतिक न्याय की, राजनीतिक न्याय, तो जो हम वर्तमान समय में देखते हैं कि लोकसभा और विधानसभाओं में कुछ सीटें रिजर्व होती है। वे रिजर्व सीटें क्यों होती है? क्योंकि वहां राजनीतिक न्याय की बात आती है। जो समुदाय पिछले 4 से 5 हजार सालों से पिछड़ा रहा है, जिसकी शिक्षा भी पूरी ना हो पाई हो, उस समुदाय से यदि हम अपेक्षा करें कि वह अपना प्रतिनिधित्व लोकसभा, संसद या ये कहें कि विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व जमा पाए या प्राप्त कर पाए, तो यह संभव ही नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए भी संविधान के अनुच्छेद 330, 331, 332 में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत संविधान, संसद और विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण दिया गया है। तो यह राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो इस प्रकार से 3 न्याय हो गए। बात करते हैं हम बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कितने की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, यानी कि किसी भी प्रकार से आप अपने विचार को, ऐसा विचार जो किसी अन्य के समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाता हो, आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। विश्वास, आप किसी भी प्रकार के मत को मान सकते हैं, पंथ को मान सकते हैं। शर्त यही है कि वह मत या पंथ जो है वह किसी व्यक्ति, समुदाय या सरकार या राष्ट्र के विरुद्ध ना हो। धर्म, किसी भी प्रकार के धर्म में आप रुचि ले सकते हैं, उस धर्म की क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, उस धर्म को अपना सकते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। संविधान इसका अधिकार देता है, यही प्रस्तावना भी कहती है। बात करते हैं उपासना। उपासना का अर्थ होता है, जैसे कि दर्शन जब हम पढ़ते हैं, फिलोसफी, तो फिलोसफी में बहुत सारी चीजों पर हम मंथन करते हैं, सोचते हैं, जैसे कि बुद्ध पर, महावीर पर आदि चीजों पर। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है कि आप किसी भी भगवान या किसी भी देवता की उपासना करें या ना करें। किसी पर कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, बल नहीं लगा सकता कि आपको फलाने फलाने भगवान को ही मानना है, फलाने फलाने देवता को मानना है, फलाने फलाने गॉड में या उनमें विश्वास करना है। नहीं, आपकी मर्जी है, आप उसी में विश्वास करेंगे। वही बात करते हैं हम आगे। तो कितने प्रकार की? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की यहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिलती है। वही बात करते हैं यदि हम समता की, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात कि व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का अधिकार भी है और साथ ही उसे अवसर की समता, यानी उसे अवसर प्राप्त करने, जैसे नौकरियों के अवसर, आर्थिक क्रियाओं के संचालन के अवसर, आदि अवसरों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे सरकार प्राप्त करवाएगी, अवसर देगी, ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन या धार्मिक क्रियाकलापों में बराबरी से भागीदार बन सके। तो इस प्रकार से हमारी प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंग है, या कहें कि हमारे संविधान की मूल कुंजी है, जो कि संविधान की भावना को, उसके आदर्श को और उसके दर्शन को अभिव्यक्त करती है। और इसी प्रस्तावना को या इसी उस उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था। बाद में कहा जाता है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि आपको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आप, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है और साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता भी आपको बनाए रखना है।
और उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम भारत के लोग की। किसकी है? हम भारत के लोग की। बढ़ाने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? हम भारत के लोगों की है, अर्थात जनता की जिम्मेदारी है। जनता की जिम्मेदारी है। बाद में हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद में संविधान सभा ने कुछ कार्य किए। संविधान सभा के कार्य देखते हैं। संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा दो प्रकार के कार्य करती थी। संविधान सभा के निर्माण के बाद में, इसके गठन के बाद में इसे जो कार्य दिए गए या इसके सामने जो कार्य थे, उसमें दो भागों में हम बांट सकते हैं। दो भाग थे, जैसे कि पहला था संविधान का निर्माण। पहला कार्य था संविधान का निर्माण और दूसरा कार्य था कानूनों को लागू करना, कानूनों को खत्म करना, कानूनों को परिवर्तित करना और साथ ही भारत की जो शासन व्यवस्था थी, या ये कहें कि अंतरिम संसद का कार्य भी इसने किया है। एक विधायी का कार्य भी इसने किया है, संसद का कार्य भी किया है। अंतरिम संसद का कार्य भी किया है। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने कुछ समितियां बनाई। मुख्यतः हम देख सकते हैं कि इसमें प्रारूप समिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। वहीं इसमें 7 सदस्य थे, कुल आगे 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, 7 अन्य सदस्य थे। साथ ही अंतरिम संसद का कार्य भी इसने किया। जैसे कि हम देख सकते हैं राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को लेना, झंडों को अपनाना, भारतीय झंडे, भारतीय गान, तिरंगा को अपनाना, उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज, ये कहे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत को अपनाना, राष्ट्रपति को अपनाना, आदि चीजों को अपनाना। साथ ही जो ब्रिटिश कालीन जो कानून चल रहे थे, अधिनियम चल रहे थे, उन्हें खत्म करना। साथ ही उनमें कुछ परिवर्तन करके लागू करना, क्योंकि संविधान बना नहीं था। तो भारत की जो शासन व्यवस्था थी वह कहीं ना कहीं 1935 के अधिनियम के आधार पर ही चल रही थी। तो उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें लागू करना भी संविधान सभा का कार्य था। संविधान सभा ने इसके साथ ही रियासत, जैसे कि हम देखें भारत का एकीकरण, भारत का एकीकरण का कार्य भी संविधान सभा ने ही किया है। संविधान सभा ये दो कार्य करती थी और इन दोनों कार्यों में, जैसे कि यदि उन्हें संविधान निर्माण से संबंधित कोई बैठक करनी थी तो वह अलग करनी थी, वह अलग दिन होती थी और उसके जो अध्यक्ष होते थे वह राजेंद्र प्रसाद होते थे। जब भी संविधान निर्माण से संबंधित बैठक होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। वहीं यदि बात करें हम कि इसके अंतरिम संसद के रूप में यह कार्य करती थी, तो उस समय इसके जो अध्यक्ष होते थे वह होते थे जीवी मालवंकर, जो कि बाद में हमारी लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। जीवी मालवंकर जो थे यह अध्यक्ष होते थे अंतरिम संसद जब का कार्य यह करती थी। जैसे कि एकीकरण हो गया आपका, खान हो गया आपका, कृषि श्रम हो गया, विधि हो गया, आदि चीजें हो गई, उसके रूप में ये अध्यक्ष होते थे। इस प्रकार से संविधान सभा दोहरे कार्य करती थी, दो प्रकार के कार्य करती, दोहरे रूप में कार्य करती थी और इसके दो अध्यक्ष होते थे। अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग अध्यक्ष होते थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण से संबंधित और अंतरिम संसद के रूप में जीवी मालवंकर इसके अध्यक्ष होते थे। इसी के साथ में संविधान सभा के पास में और भी दूसरे भी कार्य थे और उनका भी निर्वहन ये करती थी। हम आगे देखेंगे संविधान का निर्माण या संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति। प्रारूप समिति
समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। साथ ही इसमें अन्य सदस्य भी थे, ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष और इसमें कुछ अन्य भी सदस्य थे, जैसे कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो थे ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। स्वास्थ्य कारणों की वजह से बीएल मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था, परिणाम स्वरूप एन माधवराव को उनकी जगह पर लाया गया। वहीं 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद में उनकी जगह पर टी कृष्णामाचारी को लाया गया था। इस प्रकार से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, इस प्रकार से प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित 7 सदस्य संख्या थी जिन्हें संविधान निर्माण का कार्य दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के द्वारा संविधान निर्माण में सहयोग पूरी तरह से तो सहयोग नहीं किया गया, तो संविधान निर्माण का जो पूरा भार था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर था। और इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि भारत के संपूर्ण संविधान का जो निर्माण है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। बाकी के जो सदस्य थे, इन सदस्यों के द्वारा इन्हें सहयोग दिया तो गया, लेकिन संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रही, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। प्रारूप समिति के बाद में एक हम अलग अलग समितियां देख सकते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल। वही यदि हम बात करें मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी सरदार पटेल ही थे। बाद में यदि हम बात करें झंडा समिति थी, झंडा समिति के बाद में और भी बहुत सारी समितियां थी जिनके अलग अलग अध्यक्ष थे। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले जवाहरलाल नेहरू के पास में थे। कृषि एवं खाद्य मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यदि हम बात करें विधि मंत्री की, तो वो प्रारंभ में विधि मंत्री जो थे वह एक मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बाद में जब मुस्लिम लीग भारत से अलग हो गई तो अंतरिम मंत्रिमंडल में वे उधर चले गए, तो विधि मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने, श्रम मंत्री जगजीवन राम बने, उसके बाद रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने आदि। इस प्रकार से बाल कल्याण मंत्री जो थे वह अलग हो गए, छोड़ो। इस प्रकार से मंत्री बने और हमारी संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख का खर्च आया, 64 लाख का खर्च आया। समय की बात करें यदि हम समय, तो इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, 18 दिन का समय लगा। और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 24 नवंबर 1949 तक इसकी बैठकें होती रही, इस पर वाचन होते रहे और इस तारीख को संविधान अपना लिया गया। और आंशिक रूप से संविधान के कुछ भाग जैसे कि मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियां, नागरिकता से संबंधित आदि चीजों को इसमें लागू भी कर दिया गया था। बाद में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू पूर्ण रूप से देश में लागू किया गया था। इस प्रकार से हमारी संविधान सभा ने कार्य किया। संविधान सभा के जो हम कह सकते हैं कि लिया गया। और इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, 22 भाग थे।
ये मूल संविधान था जो 26 नवंबर 1949 को बना था और उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इस प्रकार से हमारा संविधान लागू हुआ और इस प्रकार से हमारी संविधान सभा द्वारा इसे बनाया गया है। संविधान के मंत्रालय और उनकी समितियों को हम देखेंगे बाद में। थैंक यू।